शशिकांत कुमार। आज के इस वीडियो विश्लेषण में हम बात करने जा रहे हैं 2024 की रणभूमि के बारे में। 2024 की रणभूमि का जब जिक्र करते हैं तो 2024 के चुनाव पर सबसे विश्वसनीय पुस्तक, अब चुनाव शुरुआत हो चुकी है, आप ये कह सकते हैं कि चुनाव के एकदम हम पास खड़े हो चुके हैं। उस दौरान अगर कोई किताब सबसे विश्वसनीय रहा तो वो 24 की रणभूमि रहा। और मैं अक्सर कहता हूँ कि राजनीति की कोई भी विश्लेषण हो आपको इन टॉक पर, और मेरे जो बुक है, पहली बार बुक लिखा, लेकिन उस बुक में जो बातें मैंने लिखा वही बातें अब इस देश की सियासत में हो रहा है। कल्पना कर सकते हैं आज से 1 साल या 1.5 साल पहले कोई ऐसा बुक लिखा जा चुका था जिस बुक ने पूरा 2024 के चुनाव को बता दिया, जिस किताब ने 2024 की रणभूमि को स्पष्ट तौर पे बता दिया। और ये केवल इन टॉक कर सकता है और मेरे किताब कर सकता है, जो कि भविष्य की चुनावी परिस्थितियों को आपको पहले ही बता देता है। अब हम आते हैं उस विषय पर, क्या आरएसएस के सर्वे में मेरी जो बात है वो बीजेपी के इंटरनल टीम से होती है, और क्या आरएसएस में ऐसा कोई सर्वे किया है जिसमें यह बताया जा रहा है कि 200 पार भी बीजेपी नहीं जा रही है? क्या संघ ने कोई सर्वे किया, क्या बीजेपी ने कोई सर्वे किया? ये मैं कहना चाहता हूँ, आज स्पष्ट तौर पे बता देना चाहता हूँ कि संघ और बीजेपी का ऐसा कोई सर्वे नहीं। मैंने बीजेपी की अंदरूनी टीम से भी बात की और संघ से जुड़े लोगों से भी कांटेक्ट किया। उनके माने तो संघ ने ऐसा कोई सर्वे नहीं, ये सर्वे जो बताया जा रहा है कि संघ का सर्वे है, ये आप देख सकते हैं, ये कुछ लोगों ने ट्विटर पर भी डाला था, लेकिन ये एक फर्जी सर्वे आप कह सकते हैं। बिहार का जो सियासत है, मेरे पास जो जानकारी आ रही है, मेरे पास जो अपडेट आ रही है, संघ बीजेपी का जो अंदरूनी रिपोर्ट आ रही है उसमें बिहार में जो बीजेपी के लिए मुश्किलें है वो सीमांचल में हो सकती है। इसके अलावा बिहार में बीजेपी के लिए अगर ये कहा जाए कि बिहार में बीजेपी 9 सीटें हासिल कर लेगा तो ये तो एक तरह की मजाक है, क्योंकि बीजेपी के बिहार में कितना भी बुरा स्थिति रहे, बिना नीतीश कुमार का बीजेपी बिहार में करीबन 16 से 18 सीटें जीत रहा था, प्लस नीतीश हो गए। तो प्लस नीतीश हो जाने का मतलब ये है कि बीजेपी है वो कम से कम 20 से 25 सीटें हासिल कर सकता है, ये मेरा अनुमान है। लेकिन इसके साथ 23 का फरवरी मार्च या अप्रैल का वीडियो है, उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो में मैं स्पष्ट तौर पर बता चुका हूँ कि दक्षिण भारत से जो बीजेपी की सीटें होगी वो ज़्यादा होगी। और इस बात को नोट करके लिखिए कि दक्षिण भारत से बीजेपी की सीटें बढ़ेगी, कम नहीं होगी साथियों। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि दक्षिण भारत में जो बीजेपी की सीटें हैं वो अब 30 से 40 होने वाली है। लेकिन क्या बीजेपी को बिहार हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, बंगाल हुआ, दिल्ली हुआ, इन जगहों पर नुकसान हो रहा है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल को अगर ईडी अरेस्ट नहीं करता तो शायद कहानी कुछ और होता। तब तो आप ये समझ सकते हैं कि दिल्ली का पीछ बड़ा आसान हो जाता है, दिल्ली में 7 के 7 सीट बीजेपी जीत सकता था। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पूरी राजनीतिक माहौल जो है वो दिल्ली का बदल चुका है। और जब संविधान की बात करें तो संविधान की बचाने की बात कही जा रही है, तो ये बातें मैंने ही अपनी किताब में लिखा था। आज के दौर में विपक्षी पार्टियों का सबसे बड़ा मुद्दा संविधान बचाना ही हो गया। जब मैंने ये कहा कि 2024 का चुनावी मुद्दा बीजेपी की तरफ से हिंदू राष्ट्र होगा, लेकिन विपक्ष की तरफ से जो होगा वो संविधान बचाना होगा। और संविधान की बात हर तरफ आपको सुनने को मिल रही है। क्या बीजेपी आएगी तो संविधान खत्म कर देगी? उस पर भी मेरा एक आर्टिकल मैं लेके आऊँगा अपनी वेबसाइट intalknews.com पर, वहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा। और इसके अलावा वीडियो भी लेके आऊँ कि बीजेपी अगर तीसरी बार सत्ता में आती है, बीजेपी की सरकार बनती है, तो क्या स्थिति होगी देश की सियासत में, वो हम इस पर तौर पर बताएंगे साथियों। लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के मंत्री प्रियंक खड़गे और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जो बेटे हैं वो कहते हैं कि बीजेपी के 200 सीटें नहीं आ रही। राहुल गांधी ने भी एक पीसी किया था जिसपे कहा था कि बीजेपी की 180 सीटें आ रही हैं। तो क्या वाकई संघ के सर्वे में नरेंद्र मोदी हार चुके हैं? वो नरेंद्र मोदी जो राज्यों के चुनाव जिता सकते हैं, क्या वो नरेंद्र मोदी का मैजिक केंद्र की जब राष्ट्रीय स्तर का चुनाव होगा तो क्या उस नरेंद्र मोदी का मैजिक नहीं चलेगा? एक बात मुझे याद है, आज भी याद है, कि जब बिहार इलेक्शन हो रहा था तब उस समय सारे विश्लेषक कह रहे थे कि ये जो चुनाव है ना, इसमें तेजस्वी की सरकार बन रही है। तब मैं नया था, शायद पहला वीडियो मेरा वहीं से था, वीडियो विश्लेषण। उससे पहले पोस्ट के जरिए मैं लिखता था, तो उस दौरान मैंने कहा था कि तेजस्वी की सरकार नहीं बन रही है। और जब बिहार में बीजेपी की सरकार बन गई उसके बाद मैंने एक बार पोस्ट भी लिखा था, मोदी मैजिक। आज की तारीख में उस मोदी मैजिक ख़त्म नहीं हुआ है। अगर आप ये कहेंगे कि बीजेपी 230 पर सिमट जाएगी, बीजेपी 240 पर सिमट जाएगी, तो सच्चाई भी जान लीजिए। आज की तस्वीर में बीजेपी के पिछले रिकॉर्डों को देखें तो बीजेपी कम से कम 300 सीटें इस बार भी ला सकता है।
ये शायद हैरानी होगी कि बीजेपी 300 सीटों से कम रुक जाए, ये एक हैरान करने वाली बात हो सकती है। और ये होती है सियासत में। ये नहीं कह सकते कि बीजेपी 400 सीटें लेके आ रही है। मैंने कभी नहीं कहा कि बीजेपी इस बार 400 सीटें लेके आएगा। बीजेपी भी नहीं लेके आएगा और एनडीए की भी सीटों की संख्या 400 नहीं होने वाला है। ये भी नोट कर लीजिए। प्रयास हो रही है दक्षिण भारत में सीटें बढ़ाने की। दक्षिण भारत में बीजेपी सीटें भी बढ़ा पाएगी। टोटल दक्षिण भारत की सीटें अगर मैं बताऊं 130 सीटें, तो 130 सीटों में बीजेपी कितनी सीटें दक्षिण भारत में जीत सकती है? 30 से 40 सीटें जीत सकती है। 30 सीटें ही बीजेपी जीतती है। इसमें कर्नाटक में बीजेपी को नुकसान हो सकता है 4-5 सीटों का। कर्नाटक में बीजेपी की जो सीटें की संख्या घट सकता है, पिछले बार से घट हो सकता है, और इस बार जो बीजेपी की सीटों की 20 से 22 के बीच हो सकता है कर्नाटक में। वहाँ जेडीएस के साथ गठबंधन हो गया तो एनडीए की टोटल सीटें 22 या 23 तक पहुँच जाए। लेकिन जो परिस्थिति में दिख रहा है इस समय, वो उस परिस्थिति के आधार पे मैं बता रहा हूँ कि सियासत को अगर आप ये समझ रहे हैं, भारत की राजनीति को इस रूप में आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी एकदम हट जाएंगे, नरेंद्र मोदी को 240 सीटें भी नहीं आएगा, तो ये कल्पना कर लीजिए। ये सपना देखने का समय है और विपक्षी दलों को देखना भी चाहिए। विपक्ष को ये बातें कहनी भी चाहिए कि नरेंद्र मोदी की सीटें नहीं आ रही है, क्योंकि विपक्ष का मुद्दा ही वही विपक्ष क्यों है इस देश में, और विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है एक जिम्मेदार लोकतंत्र में। लेकिन आज की तारीख में क्या 2024 का परिणाम ऐसा होने जा रहा है कि विपक्ष पूरी तरह से कमज़ोर हो जाएगा? सो इंडिया अलायंस जो बना है, ये अलायंस क्या कुछ करिश्मा ही कर पाएगा? तो इसका बड़ा आसान जवाब दे देना चाहता हूँ साथियों। इंडिया अलायंस कोशिशें जरूर करेगा, लेकिन ये इंडिया अलायंस करिश्मा ही नहीं कर पाएगा। इस बार के चुनाव में इंडिया अलायंस की उम्मीदें नहीं करिए। और जब मैं कहता हूँ इस बार के चुनाव में इंडिया अलायंस से उम्मीदें मत करिए, तो मेरा ही वीडियो है अप्रैल 2023 या मार्च 2023 का, उस वीडियो को देख लीजिए, जब मैंने स्पष्ट तौर पे एक बात कही थी साथियों। और वो बात क्या था कि इस देश के सियासत इस देश के सियासत में अगर 2024 में विपक्ष चुका, तो समझ लीजिए कि 2024 के बाद इस देश के विपक्ष का कोई भविष्य नहीं है। और इस बात को आप मान लीजिए कि 2024 के चुनाव अगर विपक्ष हार गया, तो विपक्ष ये शिकायत ना करे कि ईवीएम हैक हो जाता है, विपक्ष ये शिकायत ना करे कि ये नरेंद्र मोदी धार्मिक ध्रुवीकरण कर देते हैं इसलिए जीत जाते हैं। विपक्ष अब शिकायत करना बंद करे। विपक्ष सबसे पहले अपने लिए एक योग्य नेता को चुने। राहुल गांधी में वो काबिलियत नहीं है, और इस बात को कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी जितना जल्दी हो सके समझ जाए। कुछ कांग्रेसियों को बुरा लगेगा, वो मेरी आलोचना करेंगे, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ साथियों, ये बात सच्चाई है कि राहुल गांधी में वो काबिलियत नहीं है कि वो देश के प्रधानमंत्री कभी भी बन सके। अब कांग्रेसियों को कहीं ना कहीं ये डिसाइड करना होगा कि राहुल गांधी के साथ ही 2029 के रणभूमि में उतरना है या राहुल गांधी के बिना 2029 के रणभूमि में उतरना है। ये डिसाइड कांग्रेसियों को करना है, बाकी कांग्रेस पार्टी के लोगों को डिसाइड करना है साथियों। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि राहुल गांधी की आप आलोचना जितनी भी कर दें, लेकिन राहुल गांधी में भी एक शक्ति है, और वो शक्ति क्या है? राहुल गांधी कितने भी चुनाव हार जाए, लेकिन आपको राहुल गांधी उसी तरह से पॉजिटिव नजर आएंगे, उसी तरह से सकारात्मक नजर आएंगे। असफलताओं के बाद किस प्रकार से आगे बढ़ना है, ये आप राहुल गांधी से बेहतर सीख सकते हैं। लेकिन चलिए साथियों, अब हम बात करते हैं कि RSS का सर्वे क्या कहता है। क्या संघ का कोई ऐसा सर्वे है जिस सर्वे में ये कह दिया गया कि नरेंद्र मोदी 200 पार नहीं करने वाले? तो मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ, संघ का ऐसा कोई ऐसी सर्वे संघ ने नहीं किया। ये हो सकता है इंटरनेट पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए कुछ लोग हैं जो व्हाट्सएप पर इस सब के काम करते रहते हैं, और इस प्रकार के काम बीजेपी की तरफ से भी की जाती है, और जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ना, वहाँ से ऐसी काम लगातार की जाती है कि ऐसी सर्वे को फॉरवर्ड की जाती है, और कई बार बड़े बड़े नाम भी उन सर्वे को देख लेती है। लेकिन सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। लेकिन ये जो सर्वे बताया जा रहा है कि झारखंड में आज 6 सीटें आ सकती है, तो मैं कहना चाहता हूँ झारखंड में बीजेपी 5 सीटें हार रही है, और वो 5 सीटें कौन से हैं वो भी मेरे पास जानकारी आगे आके आपको देंगे। बिहार में बीजेपी कम से कम 10 सीटें फंसी हैं, और उन 10 सीटों में स्थिति ये हो सकता है कि बीजेपी 4, 5 या 100, 60 या उससे ज़्यादा 10 के 10 सीट आ जाए या 12 सीटें आ जाए, लेकिन 10 सीटें बीजेपी की फंसी हुई है, और वो सीटें महत्वपूर्ण हो सकती है। बीजेपी के कुछ सीटें हैं तो कुछ सीटें जेडीयू के हैं। बीजेपी के ज़्यादा सीटें नहीं, बीजेपी के जो फंसी हुई सीटें हैं वो 1-2 सीटें हैं बिहार में। इसके अलावा जेडीयू की सीटें काफ़ी है। इसके अलावा जीतन राम मांझी जिस सीट से लड़ रहे हैं ना, मांझी जी का नाव डूबना तय हो चुका है। जी जिस सीट से लड़ रहे हैं ना, उस सीट पर मांझी जी का नाव डूबना तय हो चुका है, और मांझी जी का नाव कोई और नहीं डुबाएगा,
बल्कि मांझी जी स्वयं डुबा रहे हैं। पहले हिंदुओं के बारे में, फिर मंडलों के बारे में कुछ ऐसे शब्द कह दिए जिसके बाद की तस्वीर पलट गई साथियों, और जिस कारण से ही पूरी कहानी गया की बदल गई। अभी गया में प्रचार कर रही है बीजेपी, लेकिन वहाँ की स्थिति बीजेपी के पक्ष में नहीं है। काराकट की बात करें, जहाँ से पवन सिंह जो कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं, उन्होंने लड़ने की बात कह दी, तो वहाँ पर ये हो सकता है कि पवन सिंह के जो वोटर हैं, पवन सिंह जिस जाति से आता है उस जाति का वोट वहाँ पर काफ़ी है। इस कारण से वहाँ की स्थिति भी कहीं ना कहीं बिगड़ सकती है। और ऐसी खबर है कि पवन सिंह बीएसपी से लड़ सकते हैं, मायावती की पार्टी से पवन सिंह लड़ सकते हैं काराकट की सीट से। अगर ऐसा होता है तो नुकसान बीजेपी को होगा। काराकट की सीट पर उपेंद्र कुशवाहा लड़ रहे हैं, कुशवाहा जी की भी नाव मांझी जी की तरह डूब सकती है, और जीतेगा कौन उसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा, आगे मैं बताऊंगा। इसके अलावा सीमांचल की बात करें तो सीमांचल में कौन कौन सीटें फंसी हुई है जान लीजिए। सीमांचल से अगर आप हैं तो सीमांचल में इस बार बीजेपी एक अररिया सीट पर मजबूत है। इसके अलावा कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, ये 3 सीट सीमांचल में फंसी है। और किशनगंज से बीजेपी भी उम्मीदें नहीं कर रही है। कटिहार और पूर्णिया वो सीट है जहां बीजेपी अभी भी कोशिशें कर रही है कि जेडीयू की ये फंसी हुई सीट को निकाला जाए, लेकिन उम्मीद नहीं किया जा सकता। इसके अलावा दिल्ली में 2 या 3 सीटें ऐसी है जो फंसी हुई है। बीजेपी का ही सर्वे मैं बता रहा हूँ, ये वाला नहीं बता रहा हूँ जो आप स्क्रीन पर थोड़ी देर पहले आपको हम दिखाए थे, जो कि योगेंद्र यादव जैसे राजनीतिक विश्लेषक ने भी ट्वीट करके बताया कि अब उन्होंने तो ये बात कह दी कि कई दोस्तों ने मुझे इस तथाकथित आरएसएस के वाले दूसरे सर्वे में अपनी राय देने को कहा। मैं नहीं जानता हूँ ये किसने करवाया। यूँ ही मुझे चुनावी भविष्यवाणी दिलचस्पी नहीं है। मुझे भविष्य बताने के बजाय भविष्य बनाने में रुचि, संभावनाओं का आकलन करने में रुचि, ताकि उसे हकीकत में बदला जा सके। मतलब योगेंद्र यादव को भी ये पता नहीं है सर्वे रिपोर्ट कहाँ से आए, उन्होंने किसी खास व्यक्ति द्वारा कई दोस्तों ने, उनके दोस्तों ने भेजा था। लेकिन क्या ये आरएसएस का सर्वे है तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये आरएसएस की सर्वे मुझे नहीं लगता है। और ऐसी परिस्थिति शायद बीजेपी के इस समय नहीं है कि 543 में बीजेपी 200 सीटें भी ना ला सके। ऐसी परिस्थिति बीजेपी के इस समय नहीं। आप कितना भी बीजेपी की आलोचना कर दीजिए, आप कितना भी बीजेपी के खिलाफ बोल दीजिए, आप बीजेपी नरेंद्र मोदी की आलोचना कर दीजिए, नरेंद्र मोदी कहते भी वो गालियाँ सुनते हैं, और नरेंद्र मोदी को कितना भी आप गाली दे दीजिए, लेकिन ये सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी का एक मैजिक चलता है, और जनता में नरेंद्र मोदी का जो मैजिक चलता है साथियों, वो मैजिक के कारण आप ये मत सोचिए कि ये चुनाव जो है सामान्य चुनाव, में पहले भी कह चुका हूँ, ये चुनाव सामान्य नहीं है। और यकीन नहीं होता है तो 24 की रणभूमि के बुक को पढ़ लीजिए, और 24 की रणभूमि के बुक में मैंने स्पष्ट तौर पे कह दिया ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है। अगर आप इसे सामान्य चुनाव के नज़रिए से देख रहे हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। मैं बात 24 की रणभूमि पर एक इंटरव्यू दिया था बुक पर ही, वो मेरे पेज इन शशिकांत कुमार पर आप जाके सर्च कर सकते हैं, वहाँ देख सकते हो। उस वक्त भी मैंने एक बात कहा, ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है। इसे अगर आप सामान्य चुनाव समझ रहे हैं, अगर ये समझ रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव होते रहेंगे, लेकिन ये भूल मत करिए, ये लोकसभा चुनाव सामान्य लोकसभा चुनाव नहीं है। ये लोकसभा चुनाव को अगर आप सामान्य चुनाव समझ रहे हैं तो ये आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव सामान्य नहीं बल्कि देश के भविष्य को डिसाइड नहीं कर रहा है। ये चुनाव इस देश के लोकतंत्र को भी डिसाइड कर रहा है। ये चुनाव से पहले, इस चुनाव के बाद जब रिजल्ट आ जाएंगे, अगर नरेंद्र मोदी के पक्ष में आ जाता है तो यकीन मानिए साथियों, और लिख कर मैं देता हूँ, इस देश के संविधान में बड़े परिवर्तन होंगे और उसे कोई नहीं टाल सकता है। और संविधान में जब बड़े परिवर्तन होंगे तो देश की राजनीति किस दिशा की तरफ बढ़ेगा वो बताने की जरूरत नहीं है साथियों। खैर साथियों, सारी बातें आज ही करते तो आगे की वीडियो में मैं क्या लेके आऊँगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। इन टॉक के साथ बने रहे, जल्दी आपके साथ लाइव भी जुड़ूंगा और लाइव जुड़कर आपके साथ विश्लेषण करूंगा और बताऊंगा 2024 की रणभूमि का विजेता कौन होगा, 2024 की रणभूमि का फाइनल अपडेट क्या होगा, बीजेपी को कितनी सीटें जा रही है, वो सब कुछ आपको बताएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, इंटॉक राजनीति के विश्लेषणों में सबसे विश्वसनीय रहा है। इंटॉक के आसपास भी दूसरा कोई चैनल नहीं है और ये हमारा रिकॉर्ड कहता है। लगातार हम राजनीतिक विश्लेषणों में रिकॉर्ड बना चुके हैं और मेरा किताब के बारे में मैंने बता चुका हूँ कि वो किताब भी 2024 के चुनाव पर सबसे विश्वसनीय पुस्तक बन चुका है। खैर साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।